जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। तो आइए चलते हैं महाराष्ट्र की ताज़ा खबरों पे, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार गवर्नमेंट का फॉर्मेशन 26 नवंबर तक होना है। 30 तारीख को वहाँ चुनाव हुआ था, 23 को रिजल्ट आया और आपने भी देखा होगा कि अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट इस बार सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी महायुति ने जितने नंबर्स उनको मिले हैं वो शायद लोगों ने अभी इवन मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी ने भी ड्रीम नहीं किया होगा। हालांकि और सबसे बड़ी चीज कि इसके पीछे रीजन क्या है और दूसरी सबसे अहम मुद्दा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का, क्योंकि तीन मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री साथ थे महायुति में। शिंदे जी, फडणवीस जी और अजीत पवार, इन तीनों को जाता है श्रेय इस महायुति के अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट महाराष्ट्र में। पर सवाल उठता है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्या शिंदे जी रिपीट करेंगे या फिर फडणवीस जी, जिनका नाम अभी चर्चा में है, क्या वो मुख्यमंत्री कल ओथ लेंगे? और कितने लोगों का मंत्री परिषद ओथ लेगा, कितने मंत्री ओथ लेंगे इन वे कहा जाए, क्या स्थिति है ताजा? ये हम सोनू जी से जानना चाहेंगे महाराष्ट्र की ताजा स्थिति। सोनू जी, क्या है वहां? सोनू जी हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार है मुंबई से, और महाराष्ट्र पे जितनी इनकी जानकारी है मुझे कम लोगों में वो दिखता है। सॉरी टू से दैट, बट स्टिल सोनू जी इज अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, और इनके पास हम जाते हैं जानने के लिए कि मुंबई की स्थिति, ताजा स्थिति क्या है। देखिए, अभी जो ये जो सीट शेयरिंग को लेकर ये सारी चीजें इनकी चल रही थी, कौन कितना मंत्री पद लेगा, ये सारी चीजों पर चर्चा हो रही है। लेकिन मुख्यमंत्री पद की अगर बात करें तो ये लगभग साफ है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जो है वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि दिल्ली में फैसला लिया जाएगा। अभी जो तीनों नेता हैं, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, ये कुछ ही देर बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और दिल्ली में अमित शाह और बीजेपी के जो आला नेता हैं उनके साथ इनकी बैठक होगी। और बैठक होने के बाद मुझे लगता है कि कल दोपहर के 2 बजे तक ये साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। और जहां तक जो आसार लग रहे हैं, जो सिचुएशंस बनी हुई है, उसके हिसाब से देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से नंबर्स आए हुए हैं, ये बीजेपी को 132 सीटें, ये बीजेपी का अपने आप में रिकॉर्ड है। और इसी के लिए पूरा का पूरा जीत का सहरा जो है वो देवेंद्र फडणवीस के ऊपर जा रहा है। और इसलिए अब कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जो है उनका नाम अनाउंस हो सकता है। हालांकि एकनाथ शिंदे और अजित पवार, इन दोनों की अगर बात करें तो दोनों की पार्टियों की तरफ से अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जद्दोजहद चल रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो हालात है वो इस वक्त कुछ ऐसी चीजें जो है वो करवा सकते हैं कि जिससे बीजेपी का मुख्यमंत्री ना बने। तो कुछ ही वक्त में ये नेता जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। दिल्ली में आज मीटिंग होगी, कल भी मीटिंग चलेगी और दोपहर के लगभग 1 से 2 बजे के बीच ये नाम सामने आएगा कि ऑफिशियल तौर पर कि कौन मुख्यमंत्री बन रहा है। ये जो बातें आ रही है ना, शायद जैसे ये आपके शिंदे साहब ने भी कह दिया, अजीत पवार ने भी कह दिया कि कंसेंसस, और ऐसी क्या स्थिति आ गई कि इनको दिल्ली आना पड़ रहा है मुख्यमंत्री के फाइनल सिलेक्शन और चुनाव के लिए? क्या दिल्ली डिसाइड करेगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, जाहिर जाहिर तौर पर दिल्ली ही डिसाइड करेगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि जिस तरह से आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस की जो दावेदारी रही है उसको लेकर इंटरनली बीजेपी के अंदर से भी कई सारे सवाल उठते रहे हैं। और इसके अलावा एकनाथ शिंदे, आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं, अब तक वो मुख्यमंत्री हैं और वो नहीं चाहेंगे कि उन्हें जो है डिप्टी सीएम बनाया जाए। तो तीनों पार्टियों के बीच एक तरह का समन्वय बनाया जाए, तीनों पार्टी को एक साथ एक पेज पर लाया जाए। अब देखिए, ये तो तय है कि देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी का ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन जो एकनाथ शिंदे है और जो अजित पवार है, इन दोनों को क्या मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ज्यादा से ज्यादा मंत्रालय उन्हें मिले, और इसी के लिए ये जो दोनों पार्टियां हैं ये एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। और यही कारण है कि दिल्ली में बुलाया जाएगा, दिल्ली में तीनों को बैठाया जाएगा, तीनों की बात सुनी जाएगी और उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा। अब एकनाथ शिंदे ये चाहेंगे कि
उन्हें जो है एटलीस्ट डेप्यूटी सीएम का पोस्ट मिले और ज्यादा मंत्रालय मिले। इसके अलावा जो अजित पवार हैं वो चाहेंगे कि उनका भी डेप्यूटी सीएम का जो पोस्ट है वो बरकरार रहे, और उन्होंने अब तक जो एनसीपी की अगर बात करें तो जिस तरह से एनसीपी ने अब तक के कार्यकाल में जो मंत्रालय लिए हैं वो सारे मंत्रालय वो अपनी पार्टी के लिए लेना चाहेंगे। तो जो मंत्रालय है वो किस तरह से बांटे जाएंगे, किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, मुझे लगता है इसको लेकर चर्चा करने के लिए दिल्ली जाया जा रहा है। मुख्यमंत्री का चेहरा लगभग साफ है, बीजेपी का ही बनेगा। देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे है और इस वक्त सबसे दमदार वही है। दिल्ली जाने का कारण यही है कि जो मंत्रालय जो है किस तरह से बांटा जाए, किसे कौन कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी, ये सभी लिस्ट जो है अपनी चॉइस की बनाकर एकनाथ शिंदे की तरफ से और जो अजित पवार की एनसीपी है, इन दोनों की तरफ से बना के रख लिया गया है। और यही कारण है, सिर्फ इसी के लिए ही मुझे लगता है कि दिल्ली जाएंगे। सीएम के पोस्ट को लेकर अब कोई ऐसी कोई मुझे लग रहा है कि किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होगा। अब जो एकनाथ शिंदे है और अजित पवार है उनके पास मांगने के लिए सीएम पोस्ट जैसी चीज नहीं है, वो अब उससे छोटी चीज में ही संतुष्ट रहना चाहेंगे। देखिए, एक सबसे बड़ी बात जो सामने आई है इस बार, आपने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड वोट्स, रिकॉर्ड सीट्स हासिल किए हैं, जो पहले कभी भारतीय जनता पार्टी को, अनप्रेसिडेंटेड शब्द लोगों ने इस्तेमाल किया है। आखिर देखिए, हम इलेक्शन के चुनाव के पहले हम तरह तरह की चीजों पे डिस्कस करते थे कि ये इशू है, वो इशू है, एक्स फैक्टर है, एम फैक्टर है। आपको क्या लगता है इस जीत के पीछे भारतीय जनता पार्टी का कौन सा फैक्टर काम किया, कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी इस इतने नंबर, इतने सीट्स के साथ इस चुनाव को जीत पाई है? और साथ में शिंदे साहब का भी 55, शिवसेना शिंदे, इतने सीट्स, क्या लोगों में ये बात आ गई है, बात दिमाग में, असली शिवसेना कौन है? क्या ये सब रीजन थे क्या? मैं आपसे जानना देखिए इन सारी चीजों के लिए हमें जो है लगभग 6 महीने पीछे जाना होगा। जब 2024 के महाराष्ट्र के लोकसभा, जो देश के लोकसभा के चुनाव हुए, तो उसमें महाराष्ट्र में हमने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हालत हुई। और जैसे ही नंबर्स गिर गए उसके बाद लगातार देवेंद्र फडणवीस एक्टिव हो गए। उन्होंने सबसे पहले आरएसएस को मनाने का काम किया। अब देखिए उनकी स्ट्रैटेजी देखिए कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी। उन्होंने ये काम किया कि जो विपक्ष है उसको इस चीज में उलझाए रखा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी और अजित पवार से आरएसएस खुश नहीं है। तो सभी लोग ये बताने में रह गए कि ज्यादा दिन तक ये अलायंस चलेगा नहीं, अजित पवार की वजह से आरएसएस नाराज है, गठबंधन टूट जाएगा, ये सारी चीजों में उन्हें उलझा के रखा गया। लेकिन उसी वक्त आरएसएस और बीजेपी ने सबसे पहला एक प्लान बनाया। वो प्लान था कि वोट जिहाद का जो मामला है, वोट जिहाद का मामला जो है बड़े बढ़ चढ़ कर उठाया गया। उससे क्या किया इन लोगों ने एक परसेप्शन बिल्ड किया कि देखिए मुसलमान एकजुट है और एमवीए के साथ जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये एक परसेप्शन क्रिएट किया गया। उसके बाद उन्होंने योगी आदित्यनाथ को लाने का काम किया और हिंदुत्व की राजनीति महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर हुई। एक जगह इन लोगों ने बताया कि देखिए मुस्लिम जो है वो एक तरह से एकजुट हो चुके हैं और एमवीए को वोट दे रहे हैं और हिंदुओं को अब एकजुट हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने हिंदुओं को जो है एकजुट किया। एकजुट करने के बाद उन्होंने दूसरा फॉर्मूला क्या अपनाया, उन्होंने लाया कि पॉपुलरिस्टिक वाली स्कीम जो होती है, उन्होंने लाया लाड़की बहन योजना, इन्होंने लाया किसानों के लिए योजना, जो बेरोजगार स्टूडेंट्स युवा है उनके लिए योजना, फिर जो स्टूडेंट जो है जो अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, उनके लिए भी उन्होंने योजना लाई। तो इस तरह की योजना लाकर इन्होंने लोगों को जो है अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि महिलाओं का जो रजिस्ट्रेशन है एज अ वोटर वो भी उन्होंने बढ़ाया। इस चुनाव में लगभग 43 लाख महिलाओं ने जो है अधिक वोट दिया है, यानी कि उनका वोट शेयर बढ़ा हुआ है। अब उन्होंने क्या किया कि मुस्लिम महिलाओं को भी उन्हें रिझाना, तो उन्होंने क्या किया, लाड़की बहन योजना के तहत मुस्लिम महिलाओं को भी आंख बंद करके पैसे दिए। उन्होंने जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखे थे उस तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं देखे। तो जो बीजेपी है और आरएसएस उसने क्या किया, उसने
एक एजेंडा बनाया, एक आरएसएस, एक हिंदुत्ववादी जो वोटर्स थे उन्हें ये कह के एकजुट किया कि भाई देखिए मुसलमान एकजुट है, हिंदू एकजुट हुए। उसके बाद महिलाओं का वोट शेयर बढ़ाया और महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित किया। इसके बाद मुस्लिम महिलाओं को भी पैसे दिए गए, मतलब जो लाड़की बहन योजना है उसके अंतर्गत उन्हें भी बड़े पैमाने पर पैसे दिए गए। तो ये लोग सभी जो है ये सभी के सभी एकजुट हुए और बीजेपी के लिए वोट दिए। अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि कल्याण ईस्ट की जो लोकसभा विधानसभा सीट है वहां पर शुल्बा गायकवाड़ जो है वो बीजेपी की कैंडिडेट थी, लेकिन वहां पर ये देखा गया कि जो मुस्लिम वोटर्स है उन्होंने बड़े पैमाने पर शुल्बा गायकवाड़ को यानी कि बीजेपी को वोट दिया। तो ये सारी चीजें जो है उन्होंने स्टेप वाइज की। उन्होंने हिंदुओं को एकजुट किया, मुसलमानों को, महिलाओं को खासतौर पर जो लाड़की बहन योजना है उसका बेनिफिट देके उन्हें अपनी और ये किया, अट्रैक्ट किया। और उसके बाद जो उन्होंने वोट शेयर बढ़े हैं महिलाओं का उस पर ध्यान दिया। और हमेशा से ही ये देखा गया है कि जब पॉपुलरिस्टिक कोई भी अगर हम योजना लाते हैं तो महिला उससे ज्यादा प्रभावित होती है और महिला वो देखकर वोट देती है। तो इन सारी चीजों का ओवरऑल एक ऐसी रणनीति बनाई गई कि जिससे बीजेपी को फायदा हो। और यही कारण है कि बीजेपी का वोट शेयर भी बढ़ा, बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट 90% का स्ट्राइक रेट रहा और बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। ये बीजेपी के इतिहास की अगर बात करें तो ये सबसे बड़ी जीत है। तो मुझे लगता है कि एक मास्टर प्लान बनाया गया जिसमें जो महाविकास आघाड़ी है जो लोकसभा चुनाव के बाद जीत के हवा में थी, तो उस महाविकास आघाड़ी को अजित पवार के मुद्दे में और अजित पवार की नाराजगी को लेकर, आरएसएस की नाराजगी को लेकर इसमें उलझाया रखा गया और फिर उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चलाई और स्ट्रैटेजी के तहत जो है अपना काम किया। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक मास्टर प्लान था और मास्टर प्लान पर काम किया गया। सोनू जी, आप हमारे साथ रहेंगे तो इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय समर जी झारखंड रांची से। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वहां भी चुनाव हुआ था 20 को, 23 को रिजल्ट आया। जिस तरह से महाराष्ट्र में लैंडस्लाइड विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज किया, वहीं दूसरी तरफ झारखंड में इनका मेजर डाउनफॉल है। शायद रिकॉर्ड होगा कि इतने कम सीट्स भारतीय जनता पार्टी को इस बार एनडीए कंबाइंड को इतने कम सीट्स मिले हैं। शायद उसका विश्लेषण संजय जी बेहतर तरीके से हमें बता पाएंगे। और साथ में संजय जी से मैं ये भी जानना चाहूंगा कि देखिए वहां मुख्यमंत्री का तो रेस है ही नहीं, मुख्यमंत्री चेहरा एक ही है, हेमंत जी। शायद सुनने में आया है, जो खबरें आ रही हैं कि 28 को वो ओथ लेने जा रहे हैं। कितने लोगों का परिषद बनने की संभावनाएं हैं इस बार? कौन कौन हो सकता है, कौन कौन चेहरे हैं जो संभावित चेहरे हैं इस बार मंत्रिपरिषद में? जी समर जी, संजय जी। जी नमस्कार। जी नमस्कार अजय जी। निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तगड़ा झटका लगा है। और अगर भीतर की बात माने या भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं की बात माने तो ये सीधे सीधे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर जाता है, हेमंत बिश्व शर्मा पर जाता है और शिवराज सिंह चौहान पर जाता है। मैं बता दूं कि यहाँ नेता विपक्ष अमर बावरी तक हार गए हैं अजय जी, और तमाम बड़े चेहरे की पत्नियां भी यहाँ चुनाव हार गई हैं। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अब दबी जुबान से बाबूलाल मरांडी को पनौती भी कहना आरंभ कर दिए हैं। इतना ही नहीं, हम बता दें कि यहाँ जो संगठन मंत्री हैं करमबीर जी, उन पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। अब रही बात सरकार गठन की, तो सरकार गठन के लिए 28 तारीख का समय दिया गया है। और यहाँ जो महागठबंधन अपने साथ जो चुनाव लड़ी थी, इनके साथ झामुमो, कांग्रेस, आरजेडी और कम्युनिस्ट पार्टी थे। तो पिछली जो सरकार बनी थी उसमें इन लोगों ने 4 पर 1 मंत्री का हिसाब किताब रखा था। इस बार लगता है कि 5 विधायक पर 1 मंत्री का हिसाब किताब होवे। वैसे ये तय है कि कांग्रेस से 4 मंत्री बनेंगे, कम्युनिस्ट से 1 बनेंगे और आरजेडी से भी 1 बनेंगे। ये तय है। कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री सहित यहाँ 12 ही बन पाएंगे, ऐसा यहाँ का कट ऑफ मार्क है। तो इसमें अब जो चर्चाएं आ रही हैं कि 4 कांग्रेस से, तो पहला नाम राधा कृष्ण किशोर का आ रहा है जो छतरपुर से जीते हैं और हरिजन कोटे से आते हैं, तो इसलिए एक वो हो जाएगा। इरफान अंसारी जो जामताड़ा से चुनाव जीते हैं
और आलमगीर आलम की पत्नी जो पाकुड़ से जीती हैं, इन दोनों में से एक आदमी की बनने की संभावना है। इसे प्रबल दावेदार इरफान अंसारी ही दिखा रहे हैं। पिछली सरकार में भी ये ग्रामीण विकास मंत्री हुआ करते थे। दूसरा दावा अगर कांग्रेस का करें तो वयोवृद्ध वरिष्ठ हैं रामेश्वर उरांव, जो अभी लोहरदगा से चुनाव जीते हैं, तो एक उनकी बात आ रही है। कांग्रेस से पहले भी मंत्री रही हुई हैं दीपिका पांडे सिंह, उनकी बात आ रही है। तो ये 4 कांग्रेस कोटा से हो जा रहे हैं। आरजेडी कोटा से 4 जीते हैं, लेकिन 2 आदमी का नाम बहुत जोर शोर से आ रहा है। ज्यादा उम्मीद है कि सुरेश पासवान जी को मंत्रालय मिलेगा। ऐसे हुसैनाबाद से जो जीते हैं माफ करेंगे, संजय सिंह यादव, उनका भी नाम चल रहा है। और कम्युनिस्ट में निरसा से जीते हैं अरूप, उनकी बात हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम जेएमएम की बात करें तो जेएमएम के मथुरा महतो, रामदास सोरेन जी, ऐसे करके के 6 आदमी का नाम सामने आ रहा है। अब मुख्यमंत्री सहित 6 आदमी के नाम सामने आ रहे हैं। हमें ऐसा लगता है अजय जी कि आज रात तक उसका भी ये लोग ब्लूप्रिंट तैयार कर लेंगे, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं उस कयास में यही सब नाम सामने आ रहे हैं। एक बात मैं जानना चाहूंगा कि इस बार के स्टार कैंपेनर, जेएमएम के स्टार कैंपेनर, जिन्होंने एक मैजिक रोल प्ले किया, जहां तक देखा जा रहा है और जो रिपोर्ट्स भी बता रही हैं, वो भी क्या शायद, मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, कल्पना सोरेन जी, उनका क्या रोल होगा इस सरकार में? देखिए हेमंत जी की अगर बात बताएं तो वो जब चुनाव बीते, जब जेल से छूट करके आए तो उनके सगे भाई बसंत सोरेन रहे, उनको भी उन्होंने नहीं मंत्री पद में पर बैठाया या अपने मंत्रिमंडल में उनका सहयोग किसी प्रकार का नहीं लिया। और मुझे नहीं लगता कि कल्पना सोरेन को या बसंत सोरेन को मंत्रिमंडल में कोई जगह मिलेगी। इसके पीछे मेन कारण है कि हेमंत सोरेन अब परिपक्व राजनीति कर रहे हैं और परिवारवाद का जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर इस बार लगा, वो वैसा आरोप वो नहीं लगाना चाहते हैं। इन दोनों को संगठन की जिम्मेवारी जरूर दी जा सकती है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। और संगठन की जिम्मेवारी कल्पना सोरेन और बसंत सोरेन दोनों जन मिल करके संभालेंगे। अजय जी एक चीज आप दोनों से मैं जानना चाहूंगा कि देखिए, महाराष्ट्र का पिक्चर ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है और जैसा सोनू जी ने बताया कि क्या स्थिति है, दिल्ली आ रहे हैं 3 बड़े नेता जो हैं महायुति के, और दिल्ली में ये डिसाइड होगा कि मुख्यमंत्री अगला कौन होगा, और कल तक सरकार का गठन होना है, तय है। दूसरी तरफ आप झारखंड से जो आपने बताया, चेहरा एक ही है मुख्यमंत्री का, और वहां तो क्लैरिटी है, वहां इस पे चर्चा ही नहीं की जा सकती कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है ये चौथी बार ये मुख्यमंत्री शायद ओथ लेंगे। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्रित्व का ओथ लेंगे और दूसरी बार सरकार कंटिन्यूटी में सेकंड टाइम जेएमएम की सरकार इन रो बनने वाली है। मैं जो आपसे सवाल कर रहा हूं, देखिए पप्पू यादव ने एक कद्दावर नेता हैं बिहार के, उन्होंने जो कहा है वो भी बड़ा अभी सटीक लगता है कि झारखंड में एक हार के पीछे उन्होंने जिसको ब्लेम किया है वो है कॉर्पोरेट। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के रिपोर्ट्स में जो सामने आई है कि कॉर्पोरेट्स का मेजर रोल प्ले हुआ भारतीय जनता पार्टी की जीत में। कॉर्पोरेट एक तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत के लिए जिम्मेवार ठहराए जा रहे हैं ऑपोजिशन के द्वारा, ऑपोजिशन जो है कांग्रेस इंडिया अलायंस की बात मैं कर रहा हूं, तो दूसरी तरफ झारखंड में वही कॉर्पोरेट को ब्लेम कर रहे हैं फॉर द डाउनफॉल ऑफ बीजेपी। चलिए, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ये महाराष्ट्र का हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि कल 26 महाराष्ट्र के सरकार का गठन होना है। कल तक इंतजार कीजिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का, कौन चेहरा उभर के सामने आता है। आज शाम, आज रात तक दिल्ली में शायद इस पे कोई डिसीजन हो जाए। जहां तक झारखंड की बात है, झारखंड का मुख्यमंत्री चेहरा क्लियर है। ये देखना है कि कौन कौन मुख्यमंत्री के साथ शपथ लेते हैं 28 तारीख को। तब तक जी नमस्कार आप सबका, धन्यवाद। आप दोनों हमारे साथ जुड़े। हम फिर इन मुद्दों पे चर्चा कल करेंगे और शायद कल तक हमारे पास हमारे तर्कश में काफी तीर होंगे छोड़ने के लिए। जी धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।